रहे हैं, जहां समंदर की लहरें शांत नहीं बल्कि बारूद की गंध से उफन रही। दक्षिण चीन सागर में बुधवार को वो खूनी खेल देखा गया जिसने पूरे एशिया प्रशांत की राजनीति को हिलाकर रख दिया। 80 साल तक शांति का चोला ओढ़े बैठा जापान अब अपनी मयाद से तलवार निकाल चुका है। जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स ने अमेरिका और फिलीपींस के साथ मिलकर अपनी ऐसे मिसाइल दागी कि ड्रैगन के होश फाख्ता हो गए। ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं था, बल्कि चीन की दहलीज पर खड़े होकर उसे दी गई वो चेतावनी थी जिसने बीजिंग की सत्ता के गलियारों में मातम का माहौल बना दिया। जापान का ये आक्रामक अवतार बता रहा है कि अब वो दूध का जला नहीं रहा, बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार खड़ा है। लेकिन रुकिए, दुनिया के इस नक्शे पर सिर्फ जापान ही आग नहीं लगा रहा, बल्कि 7 समंदर पार बैठा दुनिया का स्वयंभू थानेदार अमेरिका एक नया झुंझुना बजा रहा है। एक तरफ अमेरिका जापान के कंधे पर बंदूक रखकर चीन को डरा रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ कुछ अलग ही खेल करने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस में बैठकर बड़ी मासूमियत से कह रहे हैं कि ईरान के साथ शानदार बातचीत हो रही है। अमेरिका की ये पुरानी आदत है, पहले किसी मुल्क को दुश्मन बनाओ, उसे प्रतिबंधों की बेड़ियों में जकड़ो और जब अपना स्वार्थ दिखे तो शांति का मसीहा बनकर समझौते की मेज पर आ जाओ। यह अमेरिका की वो दोहरी चाल है जहां वो एक हाथ से बारूद बेचता है और दूसरे हाथ से शांति का सफेद झंडा लहराता है। आज हम इसी नुरा कुश्ती का पर्दाफाश करेंगे कि कैसे ये ताकतवर मुल्क अपनी पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने की साजिश रच रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। तो दुनिया के नक्शे पर इस वक्त बारूद की गंध फैली है और सत्ता के गलियारों में शय और मात का खेल चल रहा है। एक तरफ समंदर की लहरों पर मिसाइलों का गरजना है, तो दूसरी तरफ कूटनीति की मेज पर समझौतों की बिसात। दक्षिण चीन सागर में जापान ने वो कर दिखाया है जिसने ड्रैगन की नींद को उड़ा कर रख दिया, तो वहीं दूसरी ओर वॉशिंगटन की गद्दी पर बैठे ट्रंप साहब ईरान के साथ डील की नई खिचड़ी पका रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे जापान ने 80 साल की चुप्पी तोड़कर समंदर में आग लगाई है और कैसे अमेरिका अपनी पुरानी आदत के मुताबिक एक बार फिर दुनिया का थानेदार बनने की कोशिश कर रहा है। एक पुरानी कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन जापान ने इसे अब अपनी नीति बना लिया है। जापान ने इस बार सारी मर्यादाएं ताक पर रख दी। दक्षिण चीन सागर के अशांत पानी में बुधवार को जो हुआ उसने एशिया प्रशांत क्षेत्र के भूगोल और भविष्य दोनों को हिलाकर रख दिया है। जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के साथ मिलकर बालिकतान अभ्यास में हिस्सा लिया और अपनी टाइप 88 यानी टाइप 88 एंटी शिप मिसाइल से एक पुराने युद्धपोत को पलक झपकते ही जल समाधि दे दी। ये महज एक सैन्य ड्रिल नहीं थी, बल्कि सीधे तौर पर चीन की छाती पर मूंग दलने जैसा था। 80 सालों बाद जापान का ये आक्रामक अवतार देखकर पूरी दुनिया दंग है और चीन के माथे पर पसीना आ गया है। चीन इस वक्त तिलमिलाया हुआ है क्योंकि उसे अपनी ही जमीन, जिसे वो अपना दावा करता है, उसके पास चुनौती मिली है। फिलीपींस के पाओ तट से महज 75 किलोमीटर दूर जब जापानी मिसाइल ने गरजते हुए अपना लक्ष्य भेदा तो उसकी गूंज बीजिंग तक सुनाई दी। चीन का कहना है कि यह हमला दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान का पहला ऑफेंसिव एक्शन है। जापान, जो अब तक रक्षात्मक नीति का चोला ओढ़े बैठा था, उसने अब उस चोले को उतार फेंका। इसे रणनीतिक हलकों में शतरंज की सबसे बड़ी चाल माना जा रहा है, क्योंकि जिस इलाके पर चीन बरसों से अपनी दादागिरी चलाता आ रहा था, वहां अब जापान ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। अभ्यास के दौरान नजारा कुछ ऐसा था कि जैसे समंदर में कयामत आ गई।
जापान ने एक नहीं बल्कि 2 बार मिसाइलें दागी और दोनों ही बार उसका निशाना बिल्कुल सटीक बैठा। फिलीपींस की नौसेना का पुराना जहाज बीआरपी इस हमले का शिकार बना और महज 6 मिनट के भीतर वो समंदर की गहराइयों में समा गया। इस पूरे मंजर को फिलीपींस के रक्षा सचिव और जापान के रक्षा मंत्री ने मौके पर मौजूद रहकर देखा, जबकि राष्ट्रपति जूनियर इसे मनीला से लाइव देख रहे थे। ये तालियां और मुस्कुराहटें चीन के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा काम कर रही थी, क्योंकि जापान अब चुपचाप बैठने के मूड में कतई यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। जापान का ये बदलाव रातों रात नहीं आया है, ये समझ लीजिए, बल्कि इसके पीछे गहरी साजिश और बड़ी तैयारी है। जापान ने हाल ही में अपने सैन्य न्यराद पर लगे उन पुराने प्रतिबंधों की बेड़ियां काट दी हैं, जो उसे दशकों से बंधी हुई थी। अब जापान अहिंसा का मार्ग छोड़कर हथियारों का सौदागर बनने की राह पर है। बात करें अगर फिलीपींस की, तो फिलीपींस के साथ उसकी बढ़ती नजदीकी इसका जीता जागता सबूत है। खबर है कि जापान अब फिलीपींस को अबू कुमा क्लास डिस्ट्रॉयर और TC-90 एयरक्राफ्ट देने की फिराक में है। यानी जापान अब सिर्फ अपनी रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि दूसरों के हाथों में तलवारें थमाकर चीन के घेराव की बिसात बिछा रहा है। बालिकातन युद्ध अभ्यास हर साल होता है, लेकिन इस साल की तस्वीर बिल्कुल अलग थी। पहली बार जापान इसमें एक सक्रिय शिकारी की भूमिका में नजर आया। सिर्फ जापान ही नहीं, बल्कि कनाडा, फ्रांस और न्यूजीलैंड जैसे मुल्कों ने भी इसमें हाथ आजमाया है। फिलीपींस अपनी सुरक्षा के नाम पर जिस तरह से पश्चिमी देशों का जमावड़ा लगा रहा है, उससे साफ है कि दक्षिण चीन सागर अब शांति का टापू नहीं, बल्कि बारूद का ढेर बन चुका है। चीन ने इसे नियो मिलिट्रिज्म यानी नए सैन्यवाद का नाम दिया है और जापान पर आरोप लगाया है कि वो एशिया की शांति को आग लगाने की कोशिश कर रहा है। चीन के विदेश मंत्री के प्रवक्ता लिन जियान ने तो ये तक कह दिया कि जापान अब अपनी पुरानी और खूंखार सैन्य नीतियों को और वापस लाने की कोशिश कर रहा है। चीन को लग रहा है कि जापान भस्मासुर बन रहा है, जिसे अमेरिका ने हवा दी है। लेकिन हकीकत तो यह है कि चीन ने खुद ही अपनी विस्तारवादी नीतियों से पड़ोसियों को इस कदर डरा दिया है कि अब छोटे देश भी बड़े गठबंधन बनाने को मजबूर हैं। समंदर की लहरों पर जो मिसाइलें चली हैं, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के पुराने समीकरणों को धूल चटा दी है और एक नए शीत युद्ध का बिगुल फूंक दिया। अब बात कर लेते हैं दुनिया के उस खिलाड़ी की जो आग लगाकर तमाशा देखने में माहिर है, यानी अमेरिका। व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर डील मेकर की भूमिका में आ गए हैं। ईरान, जिसे अमेरिका ने सालों से प्रतिबंधों की बेड़ियों में जकड़कर रखा है, अब उसके साथ मीठी मीठी बातें की जा रही है। ट्रंप साहब का कहना है कि पिछले 24 घंटों में ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। अमेरिका की पुरानी आदत है कि वो पहले दुश्मन बनाता है, फिर उसे बर्बाद करता है और जब मन भर जाता है तो शांति का मसीहा बनकर समझौता कराने आ जाता है। ये तो वही बात हो गई कि ट्रंप तो यही चाहते हैं कि जो उनकी जी हजूरी करे वो अच्छा और जो ना करे वो बुरा। ट्रंप ने ओवल ऑफिस से बड़ी शान से घोषणा की है कि ईरान के साथ समझौता बहुत मुमकिन है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान उनकी सबसे बड़ी शर्त मान गया है कि वो कभी भी परमाणु हथियार नहीं रखेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ईरान वाकई इतनी आसानी से घुटने टेक देगा? ट्रंप तो कह रहे हैं कि उनके पास कोई समय सीमा नहीं है, सब कुछ उनकी मर्जी से होगा। अमेरिका का ये अहंकार ही है जो उसे दुनिया के सामने एक सनकी बिग ब्रदर की तरह पेश करता है। वो चाहते हैं कि दुनिया उनके इशारों पर नाचे, लेकिन ईरान ने भी अपने पत्ते अभी पूरी तरीके से खोले नहीं। ईरान ने भी अमेरिका की इस चाल को भांप लिया है और वो बहुत संभलकर कदम उठा रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के प्रस्तावों की समीक्षा कर रहा है और अपना जवाब पाकिस्तान के जरिए भेजेगा। यानी बिचौलिए के जरिए बात हो गई, क्योंकि सीधे तौर पर अमेरिका पर भरोसा करना आस्तीन के सांप को पालने जैसा है। 14 बिंदुओं वाला एक ड्राफ्ट तैयार होने की खबर है, जिससे शायद दोनों देशों के बीच की दुश्मनी का धुआं कम हो सके।
लेकिन ट्रंप की शर्तों में हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोलना और परमाणु पाबंदियों को शामिल करना जो है वो ईरान की दुखती रग है। ट्रंप की कूटनीति भी किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। एक तरफ वो कहते हैं कि समझौता हो जाएगा और युद्ध खत्म हो जाएगा, तो दूसरी तरफ ट्रुथ सोशल पर धमकियां देते हैं कि अगर बात नहीं मानी तो ऐसी बमबारी होगी जो इतिहास ने नहीं देखी होगी। यह अमेरिका का असली चेहरा है, एक हाथ में समझौते का कागज और दूसरे हाथ में मिसाइल का रिमोट। वो ईरान को गाजर भी दिखा रहा है और लाठी भी दिखा रहा है। ट्रंप का यह अंदाज कि ना घर का ना घाट का, वही वाली स्थिति पैदा करता है जहां सामने वाले को समझ ही नहीं आता कि अमेरिका दोस्त बनकर मिल रहा है या फिर दुश्मन बनकर मिल रहा। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तानी का दावा है, पाकिस्तानी ये दावा कर रहे हैं कि समझौता जल्द पूरा हो जाएगा, लेकिन क्या अमेरिका वाकई ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाएगा? अमेरिका का इतिहास गवाह है कि वो अपने बातों से मुंह करने में माहिर है। आज जो ट्रंप ईरान के साथ शानदार बातचीत का ढिंडोरा पीट रहे हैं, कल वही उसे सबसे बड़ा खतरा बताकर हमले भी कर सकते हैं। दक्षिण चीन सागर में जापान को उकसाने वाला भी अमेरिका ही है और ईरान के साथ नया नाटक शुरू करने वाला भी अमेरिका ही है। तो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने की उसकी ये भूख कभी शांत नहीं हो सकती। ट्रंप साहब कभी समझ ही नहीं सकते कि आखिर दुनिया चाहती क्या। ट्रंप पहले जंग करने की बात करते हैं और फिर भाग जाते हैं, फिर एक ऑपरेशन चलाते हैं, फिर भाग जाते हैं। अब जरा समझिए इस चीज को कि ट्रंप आखिर करना क्या चाह रहे। खाड़ी में ट्रंप ने कितने ऑपरेशंस को शुरू किया और कितनों से भाग गए, इसी को विस्तार से समझने के लिए चलते हैं विवेक के पास। मेरे सहयोगी विवेक से जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। देखिए, प्रोजेक्ट फ्रीडम और ईरान पर हवाई हमला। एपिक फ्यूरी 28 फरवरी 2026 को शुरू किया, हमला किया, बंद कर दिया। प्रोजेक्ट फ्रीडम 48 घंटे पहले शुरू किया, होर्मुज खुलवाने का अभियान था, बंद कर दिया। ईरान पर हवाई हमला किया, पावर ग्रिड पर हमला किया, और जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ उसके 48 घंटे के बाद कहा हम हवाई हमला नहीं करेंगे, बंद कर दिया। यूएस ने खुद ऑपरेशन को रोका, ट्रंप ने रोकने का ऐलान किया और कई बार हमलों को टाला गया। यह है इस पूरे वॉर की कहानी, लब्बो लुबाव। चलिए अब आपको ट्रंप के कुछ दावे और उनकी हकीकत से भी रूबरू करवाते हैं, क्योंकि दुनिया का मानना यह है कि अगर कोई जंग का जिम्मेदार है, कोई तबाही का जिम्मेदार है, कोई आर्थिक सुनामी का जिम्मेदार है, कोई इन्फ्लेशन का जिम्मेदार है, तो वो एकमात्र डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका ने दावा किया कि ईरान में रिजीम चेंज कर दिया। हकीकत यह है कि मुस्तफा खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। दावा किया कि ईरान परमाणु बम कभी नहीं बना पाएगा। हकीकत यह है कि ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है और यह भी दावा है कि वो बहुत जल्द न्यूक्लियर हथियार पर काम शुरू करेगा। फिर दावा किया गया कि ईरान का मिसाइल पावर हमने खत्म कर दिया है, सेना, नौसेना, एयरफोर्स तबाह कर दिए। हकीकत यह है कि मिसाइलों का भंडार आज भी मौजूद है, जिस पर सीआईए भी मुहर लगा चुका है और होर्मुज आज भी बंद है। दावा किया गया ईरान डील करने के लिए बेताब है। हकीकत यह है ईरान ने साफ साफ कह दिया हमें बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं, खास करके अमेरिका से। दावा किया गया अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवाएगा। हकीकत यह है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल है। दावा किया गया ऑपरेशन प्रोजेक्ट से जहाज सुरक्षित निकाल लिए जाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी सेना, इतने पावरफुल लोग होर्मुज की खाड़ी से सिर्फ 3 जहाज निकाल पाए और उस पर भी अमेरिकी शिप पर हमला हो गया। दावा किया गया अमेरिकी ब्लॉकेट से ईरान बर्बाद हो जाएगा। हकीकत यह है कि ईरान ऑल्टरनेटिव रूट से चीन और रूस से लगातार व्यापार कर रहा है। तो बहुत शुक्रिया विवेक आपका। तो अब देखा जाए तो एशिया प्रशांत से लेकर मध्य पूर्व तक अशांति का केंद्र एक ही है। जापान की मिसाइलों के पीछे भी अमेरिकी शय है और ईरान के साथ समझौते की हड़बड़ी के पीछे भी अमेरिकी स्वार्थ है। चीन को घेरने के लिए जापान को मौरा बनाया जा रहा है, तो ईरान को शांत करके अपनी तेल की राजनीति साधने की कोशिश हो रही है। अमेरिका इस वक्त एक तीर से 2 शिकार करने की फिराक में है, लेकिन उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
और जो आग वो दूसरों के घर में लगा रहा है उसकी तपिश उस तक भी पहुंच सकती है। जापान का ये मिसाइल टेस्ट और ट्रंप की ये तथाकथित शांति वार्ता दोनों ही एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी है। जापान ने 80 साल बाद अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली है, तो इसका मतलब है कि अब बात सिर्फ बातों से नहीं बनेगी। समंदर में डूबा हुआ वो फिलिपीनी जहाज दरअसल पुराने दौर की कूटनीति का अंत था। अब नया दौर शुरू हो चुका है जहां हथियार ही सबसे बड़ी भाषा है। चीन इसे चुपचाप नहीं सहेगा और ईरान भी इतनी जल्दी अमेरिका के जाल में नहीं फंसेगा। अंत में सवाल यही उठता है कि क्या दुनिया एक और महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या अमेरिका की ये थपेड़े मारती कूटनीति शांति लाएंगी या विनाश? जापान का आक्रामक होना और अमेरिका का ईरान के साथ गिरगिट की तरह रंग बदलना ये संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अब कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं रहा। अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता वाली नीति पर चलते हुए ये बड़े देश छोटे मुल्कों को युद्ध की आग में झोंकने के लिए तैयार। सावधान रहिए, क्योंकि आने वाले दिन पूरी दुनिया के लिए बहुत भारी पड़ सकते हैं। तो जापान की इस मिसाइल ने सिर्फ एक जहाज नहीं डुबोया, बल्कि चीन के उस घमंड को भी चोट पहुंचाई है जो वो दक्षिण चीन सागर में बरसों से पाल रहा है। वहीं अमेरिका, जो खुद को दुनिया का न्यायाधीश समझता है, ईरान के मामले में अपनी गिरती साख बचाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप की धमकियां और वादे दोनों ही बेबुनियाद लग रहे हैं, क्योंकि असल मकसद सिर्फ सत्ता का संतुलन अपने पक्ष में करना है। एशिया का ये रण क्षेत्र अब हर रोज नए मोड़ लेगा और हमें तैयार रहना होगा इन रणनीतिक धमाकों की। तो आज की इन खबरों ने साफ कर दिया है कि शांति की बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं, हकीकत में तो जिसके पास बड़ी मिसाइल है वही सिकंदर है। जापान का उभरता हुआ सैन्यवाद और अमेरिका की दोहरी चालें इस बात का प्रमाण है कि दुनिया अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। ईरान समझौते की मेज पर आता है या युद्ध के मैदान में, और चीन जापान की इस चुनौती का जवाब कैसे देता है, इस पर सबकी नजरें टिकी रही, क्योंकि अब मामला सिर्फ अभ्यास का नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई का बन चुका है। जापान ने अपनी मिसाइलें और मिसाइलों से जो लकीरें खींची हैं, उसे पार करना चीन के लिए आसान नहीं होगा, और अमेरिका जो अपनी पुरानी आदत के मुताबिक ईरान को बेवकूफ बना रहा है, उसे भी जल्द ही हकीकत का सामना करना पड़ेगा। राजनीति के इस खेल में कौन बाजी मारेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अब शांति की उम्मीद रेगिस्तान में पानी ढूंढने जैसी है। नजर बनाए रखेंगे इन तमाम घटनाओं पर, ताकि आपको मिलती रहे हर छोटी बड़ी अपडेट। तो समंदर की लहरें और रेगिस्तान की रेत दोनों ही इस वक्त गर्म है। एक तरफ मिसाइलों का शोर है तो दूसरी तरफ कूटनीतिक साजिशों का जाल। अमेरिका की ये चौधराहट और जापान का ये नया तेवर पूरी दुनिया को किसी अनहोनी की ओर ले जा रहा है। ट्रंप की बातें सुनने में जितनी अच्छी लगती हैं, उनका इरादा उतना ही खतरनाक होता है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये आग ठंडी होती है या पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेती है। तो फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि दुनिया की इस बिसात पर मोहरा कोई भी हो, लेकिन चालें हमेशा उसी वॉशिंगटन से चली जा रही है जहां अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता का मंत्र जपा जाता है। अमेरिका ने जापान को उकसाकर चीन के घर के पास आग तो लगा दी है, लेकिन वो भूल रहा है कि ये बारूद की चिंगारी कब लपट बनकर उसके खुद के सफेद घर यानी व्हाइट हाउस तक पहुंच जाएगी, कोई नहीं जानता। ट्रंप की ये डील मेकर वाली छवि दरअसल एक ऐसा नकाब है जिसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी स्वार्थ छिपा है। कभी ईरान को बम से उड़ाने की धमकी देना और कभी उसे गले लगाने की बात करना, यह अमेरिका की वो दोगली नीति है जिसे दुनिया को हमेशा एक अलग ही बवंडर में फंसा कर रखा है। आज जापान की मिसाइल ने जो शोर मचाया है वो दरअसल शांति का अंत और एक नए खूंखार दौर का आगाज है। तो आज की तमाम घटनाएं चीख चीख कर कह रही हैं कि जब कूटनीति के पन्नों पर स्याही नहीं बल्कि खून और बारूद से इतिहास लिखा जाएगा। जापान का 80 साल बाद भस्मासुर की तरह जागना और अमेरिका का गिरगिट की तरह रंग बदलना इस बात का सबूत है कि अब किसी भी देश का भरोसा कागज की कश्ती जैसा कमजोर हो चुका है। ईरान समझौते की मेज पर झुकता है या नहीं, और चीन जापान के इस दुस्साहस का क्या हिसाब चुकता करता है, ये देखना भी बाकी है। लेकिन इतना तय है कि दुनिया अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी सी गलती भी महाविनाश का बटन दबा सकती है।
हम नजर बनाए रखेंगे सत्ता के इन गलियारों और समंदर की लहरों पर, ताकि आप तक पहुंचती रहे इस खतरनाक खेल की हर कड़वी सच्चाई। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइएगा। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली, और युद्ध से जुड़ी तमाम अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।